हेलो गाइस, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं साइको फॉर यू। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमारा टॉपिक था फोर्थ चैप्टर था। सो जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पहले वो जो हमने ऑलरेडी एनसीईआरटी ट्वेल्थ क्लास की बुक के जो कि 4 चैप्टर कर लिए हैं तो वो पहले वीडियोज़ आप पहले मीन्स देख लें, क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं चैप्टर। ठीक है, इनका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप होता है। तो यह फिफ्थ चैप्टर है हमारा। और जो हमने 4 चैप्टर ऑलरेडी कर लिए हैं तो उन वीडियोज़ के जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो वहाँ से आप पहले वो अपने देख लें। सो गाइस, जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो थेरापेटिक अप्रोचेस रहेगा। मीन्स ऐसा ट्रीटमेंट जो मनोविकार होते हैं, जो मानव को जो इंसान को समस्याएं होती हैं, बहुत सी समस्याएं जिसमें वह टेंशन लेकर के चलता है, उसे चिंता बनी रहती है, किसी न किसी फोबिया से वह ग्रसित होता है। तो ऐसी चीज़ों को मीन्स जो थेरापेटिक अप्रोचेस हैं इससे हम कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम कुछ ट्रीटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ थेरेपीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, साइकोथेरेपी होगी जिससे हम किसी भी व्यक्ति की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ठीक है, सो इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो नेचर है एक साइकोथेरेपी का वो पढ़ेंगे, जो थेरापेटिक रिलेशनशिप होता है वो पढ़ेंगे, जो अलग अलग टाइप्स की थेरेपीज आ जाती हैं। ठीक है, वो पढ़ेंगे। इसमें जो भी क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उसको कैसे फॉर्मुलेट करना है, उसके स्टेप्स वगैरह, साइकोडायनामिक थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, जो रिलैक्सेशन प्रोसीजर होता है, वो सारी चीज़ें इसमें मीन्स हम यहाँ से देख सकते हो आप, वो थेरेपी वगैरह कुछ करेंगे। ठीक है, सो जो मेनली हमारा टॉपिक किस बेस पर है, तो ये चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई जो भी हमने जो लास्ट हमारा टॉपिक था। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो यह टॉपिक है इस चैप्टर में हम क्या कुछ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखा है कि यू विल लर्न अबाउट द यहाँ पे लिखा है कि यू विल लर्न अबाउट द वेरियस थेरापेटिक्स मेथड दैट आर यूज्ड बाय साइकोथेरापिस्ट। तो भाई जो भी मनोचिकित्सक होते हैं, जो एक तरीके के जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, जो मनोविकारों से रिलेटेड मीन्स जो साइकोलॉजिस्ट हो गए, ठीक है, साइकोथेरापिस्ट हो गए। ठीक है, तो ये मीन्स हेल्प करते हैं पेशेंट्स की जो भी अलग अलग बीमारियां होती हैं मानसिक से रिलेटेड, तो उनको दूर करने के लिए जो भी वह मेथड वगैरह है वो यूज़ करेंगे। तो इसमें वो हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं नेचर एंड प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी से। ठीक है, तो क्या इसका मीन्स साइकोथेरेपी का नेचर है और क्या प्रोसेस है, तो यहाँ से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कह रहे हैं साइकोथेरेपी इज ए वॉलंटरी रिलेशनशिप बिटवीन द वन सीकिंग ट्रीटमेंट और द क्लाइंट एंड द वन हु ट्रीट्स और द थेरेपिस्ट। तो वही यहाँ पे लिखा है कि जो एक साइकोथेरेपी है तो यह क्या है, इसके बारे में यहाँ पे थोड़ी सी बात कही गई है कि जो क्लाइंट होता है या जो एक ट्रीटमेंट करने वाला थेरापिस्ट होता है, ठीक है, तो उनके बीच जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, सो यह एक साइकोथेरेपी है। ठीक है, जो उनके बीच उनका जो ऐच्छिक रिलेशनशिप होता है, एक वॉलंटरी रिलेशनशिप होता है, उसी को हम साइकोथेरेपी कहेंगे। मीन्स एक ट्रीटमेंट करने वाला व्यक्ति और एक ट्रीटमेंट जो चाहता है व्यक्ति, उनके बीच जो गहरा संबंध होगा यहाँ पे उसको हम साइकोथेरेपी कहेंगे। आगे यहाँ पे कह रहे हैं द पर्पज ऑफ द रिलेशनशिप इज टू हैव द क्लाइंट टू सॉल्व द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय हर और हिम। तो यहाँ पे मीन्स जो मेन पर्पज होगा इस रिलेशनशिप का, तो यह सहायता करेगा, क्या हेल्प करेगा कि क्लाइंट की जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जो वह फेस कर रहा होता है, या जो भी क्लाइंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है या कर रही होती है, तो उनको यह दूर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं द रिलेशनशिप इज कंड्यूसिव फॉर बिल्डिंग द ट्रस्ट ऑफ द क्लाइंट सो दैट प्रॉब्लम में बी फ्रीली डिस्कस्ड। तो भाई यहाँ पे जो कि रिलेशनशिप होता है, ठीक है, जो गहरा संबंध है जो क्लाइंट और एक मीन्स ट्रीटमेंट करने वाला व्यक्ति मीन्स साइकोथेरापिस्ट है, जो उनके बीच जो रिलेशनशिप होता है तो वह एक ट्रस्ट पे टिका होना चाहिए। ठीक है, उसमें एक ट्रस्ट बना होना चाहिए जो भी मीन्स, ताकि जो भी क्लाइंट है वह जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं अपने मनोविकार से रिलेटेड, तो उनको फ्रीली तरीके से वह डिस्कस कर सके अपने मीन्स जो भी साइकोथेरापिस्ट है उसके साथ, जो भी डॉक्टर है उसके साथ यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे कह रहे हैं साइकोथेरापी इज एम एट चेंजिंग द मालअडेप्टिव बिहेवियर्स, डिक्रीजिंग द सेंस ऑफ पर्सनल डिस्ट्रेस एंड हेल्पिंग द क्लाइंट टू अडेप्ट बेटर टू हर और हिज एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे भी सीधी सी बात ये कही गई है कि जो साइकोथेरापीज हैं इसका मेन जो एम होता है यही होता है कि जो कि बुरा व्यवहार करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके व्यवहारों को चेंज करना, जो भी उनकी पर्सनल डिस्ट्रेस होती है, मीन्स जो भी उनका पर्सनल दुश्चिंताओं में बनी रहती है, तो उनको कम करना, और उनको मीन्स जो क्लाइंट होता है वह अपने इन्वायरमेंट में क्या कर सके, अपने आप को अडेप्ट कर सके, अपने आप को समायोजित कर सके, अपने आप को ढाल सके उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके का बनाना क्लाइंट को उसमें सहायता की जाती है उसकी। ठीक है,
इसके बाद कह रहे हैं इन मैरिटल ऑक्यूपेशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट्स आल्सो रिक्वायर्स दैट मेजर चेंज बी मेड इन एन इंडिविजुअल पर्सनल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे कहा है कि जो भी किसी व्यक्ति का अपने मीन्स उनका अच्छे तरीके मीन्स उनका जो मैरिटल रिलेशनशिप होता है वो इनएडिक्यूट होता है, या उनका ऑक्यूपेशनल इनएडिक्यूट होता है, या जो उनकी सोशल एडजस्टमेंट होती है वह सही तरीके से नहीं होती, तो उन सोशल एडजस्टमेंट कराने में मीन्स यहाँ पे व्यक्ति की यहाँ पे आवश्यकता होती है कि व्यक्ति यहाँ पे उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकें कि वह सोशल एडजस्टमेंट कर सकें, जो उनका ऑक्यूपेशनल व्यवसाय है उसको सही किया जा सके, जो भी उसकी मैरिटल लाइफ है, जो भी उसका वैवाहिक जीवन है, ठीक है, उसको सही किया जा सके। तो इन सब चीज़ों को सही करने के लिए, इसमें चेंजेस लाने के लिए, ठीक है, जो भी एक व्यक्ति के एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ें चेंज करने के लिए यहाँ पे जो साइकोथेरेपी है इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आगे हमारे पास कह रहे हैं ऑल साइकोथेरापेटिक अप्रोचेस हैव द फॉलोइंग करैक्टर्स। तो हमारे पास जहाँ पे अब ना कुछ करैक्टर्स आए हैं कि भाई जो भी हमने ट्रीटमेंट देना है किसी क्लाइंट को, तो उस ट्रीटमेंट के क्या करैक्टर होने चाहिए, जो वह मीन्स मनोचिकित्सा है उसके क्या मनोचिकित्सा अप्रोचेस है उसके क्या गुण होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट में देखो कह रहे हैं देयर इज ए सिस्टमेटिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ द थेरेपी। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट आया तो कह रहे हैं कि जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी एक थेरेपी है, ठीक है, तो उसमें उस थेरेपी के अलग अलग जो कॉन्सेप्ट होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं या सिद्धांत होते हैं, ठीक है, उसमें जो भी सिद्धांतों के अंडर जो भी रूल्स आते हैं, रेगुलेशन आते हैं, नियम आते हैं, ठीक है, तो उनको सिस्टमेटिकल तरीके से या क्रमबद्ध तरीके से उनका प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि भाई जो भी थेरेपी के कुछ ना कुछ थ्योरीज रहती हैं, जहाँ थेरेपी के कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, ठीक है, तो उन सिद्धांतों को एक सिस्टमेटिकल तरीके से जो डॉक्टर होता है, इलाज करने वाला होता है, वो उनका यूज़ करे सिस्टमेटिकल तरीके से। तो यहाँ पे ये गुण होता है एक तो कि ऐसे नहीं है कि किसी डॉक्टर को किसी थेरेपी के बारे में पता ही नहीं है और वह उसका यूज़ करने लग जाए। मीन्स थेरेपी के सिद्धांत वगैरह, जो सिद्धांतों के अंदर जो भी प्रिंसिपल्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों को कैसे अप्लाई करना है सिस्टमेटिकल तरीके से, इसका पता होना चाहिए। सेकंड हमारे पास यहाँ पे एक फैक्टर आया है पर्सन हु हैव रिसीव्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन कैन प्रैक्टिस साइकोथेरेपी, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि भाई केवल वो ही व्यक्ति जो कि एक अच्छे इन्वायरमेंट के अंडर ट्रेंड हुए हैं, उन्होंने प्रशिक्षण लिया है, ठीक है, उन उन वे मीन्स एक्सपर्ट हैं, तो वो ही क्या कर सकते हैं, जो साइकोथेरेपी है इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं एंड नॉट एवरीबॉडी मीन्स ये नहीं है कि कोई भी मुंह उठा करके एक दूसरे व्यक्ति का इलाज करने लग जाए कि भाई जो भी इसमें मनोवैज्ञानिक रोग हैं वो मैं इसको दूर करूँगा, ऐसे नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति ये इसका यूज़ नहीं कर सकता, सिर्फ वे ही व्यक्ति यूज़ कर सकते हैं, वे ही जो चिकित्सक होते हैं वे ही इसका यूज़ कर सकते हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली होती है, जिन्होंने प्रैक्टिकल तरीके से वर्क किया होता है साइकोथेरेपी पर, ठीक है। सो जिन्होंने प्रैक्टिस की होती है तो वही मीन्स इसमें भाग ले सकते हैं, कोई अदर पर्सन इसमें भाग ले सकता। आगे हमारे पास कह रहे हैं एन अनट्रेन्ड पर्सन में अनइंटेंशनली कॉज मोर हार्म दैन एनी गुड। तो यहाँ पे अगर अनट्रेन्ड पर्सन होगा ना, अगर वह मीन्स अशिक्षित व्यक्ति होगा, जिसे जहाँ हम यह कह सकते हैं कि जिसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी, तो वह मीन्स क्या कर सकता है, उसमें फ़ायदे की बजाय नुकसान ही हो सकता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। आज थर्ड में कह रहे हैं द थेरापेटिक सिचुएशन इन्वॉल्व ए थेरापिस्ट एंड ए क्लाइंट हु सीक्स एंड रिसीव हेल्प फॉर हर और हिज इमोशनल प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो एक थेरापेटिक सिचुएशन है, तो यह इनके बीच क्या मीन्स इनमें सिचुएशन में कौन से दो सदस्य शामिल होते हैं, एक तो थेरापिस्ट होता है, एक क्लाइंट होता है। मीन्स इसमें दो व्यक्ति शामिल होते हैं, एक तो जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है उसको यहाँ पे क्लाइंट कहा गया है, और जो ट्रीटमेंट करता है वो थेरापिस्ट है, ठीक है। तो उनके बीच यह जो सिचुएशन रहती है थेरापेटिक की, तो इसमें कहा है कि जो अपनी जो भी उनके इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसकी सहायता के लिए मीन्स क्या करता है, उसकी वह सहायता चाहता है इससे, थेरापिस्ट से। तो कह रहे हैं दिस पर्सन इज द फोकस ऑफ अटेंशन इन द थेरापेटिक प्रोसेस। तो ये बात ध्यान में रखना कि थेरापेटिक सिचुएशन में यहाँ पे जो इस प्रोसेस में जो मेन पर्सन होता है, जिस पर ज़्यादा अटेंशन दिया जाता है, वो क्लाइंट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्लाइंट पर ज़्यादा अटेंशन देना है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कही गई है। एंड फोर्थ में हमारे पास कह रहे हैं द इंट्रैक्शन ऑफ दीज टू पर्सनस। तो इन दोनों के बीच एक अंतक्रिया रहती है, वही कौन कौन से हैं ये हमने कर दिया आपको पता है थेरापिस्ट और क्लाइंट में। तो रिजल्ट इन द कंसिडरेशन फॉर्मेशन ऑफ द थेरापेटिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इन दोनों व्यक्तियों के बीच इन जो एक ट्रीटमेंट करने वाला चिकित्सक होता है और एक क्लाइंट होता है, उनके बीच मीन्स अंतक्रिया रहती है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या रहता है कि इसमें उनमें जो गहरा रिलेशनशिप है, ठीक है, जो एक थेरापेटिक रिलेशनशिप है उसका निर्माण होता है। तो आगे कह रहे हैं दिस इज ए कॉन्फिडेंशियल इंटरपर्सनल
डायनामिक रिलेशनशिप। तो यह एक कॉन्फिडेंशियल बनता है, एक डायनामिक रिलेशनशिप बनता है, ठीक है, एक इंटरपर्सनल इसमें रिलेशनशिप स्थापित होता है। तो यहाँ पे ये कुछ इसके हमने गुण पढ़े हैं। तो इसमें हमने पहला गुण ये पढ़ा था, मैं थोड़ा सा आपको ईजी वे से समझा देता हूँ। पहला तो हमने देखो यहाँ पे ये पढ़ा कि जो भी ट्रीटमेंट करने वाला व्यक्ति होता है तो उसको जो भी थेरेपी है ना, उसकी सारी थ्योरीज के प्रिंसिपल्स को सिस्टमेटिकल तरीके से कैसे यूज़ करना है उसका पता होना चाहिए। सेकंड में हमने पढ़ा कि जो कि थेरोपैटिक प्रोसेस होती है उसमें जो पर्सन काम कर रहा होता है, जहाँ किसी क्लाइंट पर काम कर रहा होता है कोई डॉक्टर, तो उसको अच्छे तरीके से मीन्स ट्रेंड होना चाहिए, उसको एक्सपर्ट होने की जरूरत है, वो साइकोथेरेपी में प्रैक्टिस करके आए, ठीक है। तो इसको कोई भी इंसान नहीं कर सकता, वो ट्रेंड व्यक्ति ही कर सकता है। तो अगर कोई इंसान करेगा यहाँ पे मीन्स वो जो अनट्रेंड है, तो इससे क्या हो सकता है, इससे फ़ायदे की बजाय नुकसान ही हो सकता है। थर्ड में हमने ये किया कि जो सिचुएशन होती है थेरापेटिक, इसमें कौन कौन से दो व्यक्ति शामिल होते हैं, एक तो थेरापिस्ट होता है और एक क्लाइंट होता है। तो इसमें जो क्लाइंट होता है वह अपनी प्रॉब्लम्स, जो इमोशनल तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, उसका छुटकारा पाने के लिए उसकी सहायता लेता है। इसमें इंट्रैक्शन होती है, फोर्थ में हमने किया कि इसमें इंट्रैक्शन होती है किसके बीच, एक थेरापिस्ट और क्लाइंट के बीच। तो इसका रिजल्ट क्या रहता है कि इसमें फॉर्मेशन होती हैं एक अच्छे रिलेशनशिप की, ठीक है, जो कि एक कॉन्फिडेंशियल होता है, इंटरपर्सनल होता है और डायनामिक रिलेशनशिप वाला होता है, ठीक है। आगे इसमें यहाँ पे हमारे पास कुछ एम दिए गए हैं साइकोथेरापीज के, तो वह कौन कौन से एम हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखो फर्स्ट में कह रहे हैं रेनफोर्सिंग क्लाइंट रिसॉल्व फॉर बेटरमेंट। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो एक क्लाइंट होता है तो उसको रेनफोर्स किया जाए। अब रेनफोर्सिंग का मतलब है कि उसको कुछ एक तरीके का विश्वास दिलाया जाए कि भाई जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व कर देंगे, जो भी आपको इमोशनली तरीके की, मेंटली तरीके की, साइकोलॉजिकल तरीके के जो भी आपको विकार हैं, जो भी आपको कुछ ना कुछ डिसऑर्डर है, उसको हम दूर कर देंगे। सेकंड में यहाँ पे कह रहे हैं लेसनिंग इमोशनल प्रेशर। तो इसमें जो भी इमोशनल प्रेशर होता है, जैसे कि डर हो गया, चिंता हो गया, दुश्चिंता हो गया, ठीक है, ज़्यादा गुस्से करने वाला व्यक्ति हो गया, ठीक है, बार बार अपना जो मीन्स एक तरीके की अग्रेसिवनेस है वो शो करने वाला व्यक्ति हो गया, तो उसको कम करना, उसको उस प्रेशर को कम करना यहाँ पे सेकंड थिंग आती है। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड में कह रहे हैं अनफोल्डिंग द पोटेंशियल फॉर पॉजिटिव ग्रोथ। तो जो भी एक पॉजिटिव ग्रोथ है उसके लिए जो भी मीन्स जितना पॉसिबल हो सके, ठीक है, उसको अनफोल्ड करना, मीन्स जितना पोटेंशियल तरीके से उसको अनफोल्ड करना। तो सिंपल सी बात है कि ऐसे ऐसे रिसोर्स को प्रकट करना ताकि मीन्स क्या हो सके, मीन्स इसको हम दूर कर सकें। उसके बाद कह रहे हैं मॉडिफाइंग हैबिट्स। तो जो भी व्यक्ति की आदतें होती हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे क्या करना, उसमें चेंज लेकर के आना। चेंजिंग थिंकिंग पैटर्न, तो उसके जो भी सोचने की पैटर्न होता है, मीन्स वह अपने माइंड में ज़्यादा नेगेटिविटीज़ के बारे में ही सोचता है, तो उनको मीन्स क्या करना, चेंज करना। इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस। तो मीन्स व्यक्ति को यहाँ जो कि व्यक्ति अपने आप में क्या होता है, ठीक है, तो इसके बारे में उसको बताना कि भाई तू एक्चुअल में है क्या, है ना। तो उसमें जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसके बारे में बताना। तो इसमें व्यक्ति को स्वयं के बारे में जागरूक करने की जरूरत होती है यहाँ पे। तो ये एम रहता है इंप्रूविंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन करने का तरीका होता है, या कैसे रिलेशनशिप बनाना है सोसाइटी में, ठीक है, तो इस चीज़ को क्या करना, इम्प्रूव करना। तो ये कुछ हमारे पास जो कि एम है साइकोथेरेपीज के, ये आए हैं। आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारे पास 8th में कह रहे हैं फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग। तो कैसे मीन्स अपने जीवन में कैसे निर्णय लेने हैं, इसको फैसिलिटेट करना। बिकमिंग अवेयर ऑफ वन चॉइस इन लाइफ, मीन्स अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, अपने जीवन में जो भी उसकी चॉइसेस होती हैं उसको क्या चूज़ करना है, इसके प्रति उसको अवेयर करना। रिलेटिंग टू वन सोशल इन्वायरमेंट इन ए मोर क्रिएटिव एंड सेल्फ अवेयरनेस मैनर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने सामाजिक पर्यावरण में एक सृजनात्मक एवं जो भी उसका सेल्फ अवेयर होता है, एक क्रिएटिव और जो भी उसका सेल्फ अवेयर होता है मैनर, तो उससे संबंधित उसको क्या करना, रिलेट करना, उसको जागरूक करना, उससे उसका संबंध स्थापित करना, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास जो एम है ये दिए थे साइकोथेरेपी के। तो यहाँ पे हमने नेचर पढ़ा। नेचर में हमने पढ़ा कि मीन्स इसमें क्लाइंट रहता है और एक थेरापिस्ट रहता है ना, दो व्यक्ति रहते हैं इसके नेचर में, क्लाइंट और थेरापिस्ट, और उनका मेन पर्पज होता है कि क्लाइंट की हेल्प करना, जहाँ पे जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उसकी हेल्प करना। तो यहाँ पे हम इसके कुछ करैक्टर पढ़े थे। तो इसमें करैक्टर में मैंने आपको 2 बार रिपीट कर दिया था कि भाई अच्छे तरीके से जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी थ्योरीज हैं उसका पता होना चाहिए, जो अप्रोचेस हैं, विधियाँ हैं, उसका पता होना चाहिए कि कैसे इसको यूज़ करना है। क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक्सपर्ट होना चाहिए व्यक्ति, है ना, ट्रेंड होना चाहिए। और थर्ड में हमने यहाँ पे किया था
कि जो भी इनमें सिचुएशन रहती है तो इसमें दो व्यक्ति होते हैं, क्लाइंट और थेरापिस्ट, और उनके बीच जो भी इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वह क्या चाहता होता है, उसको छुटकारा चाहता होता है जहाँ पे। तो ये कुछ हमने फोर्थ में हमने किया कि उनके बीच इंटरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है, वो इंटरेक्शन कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, इंटरपर्सनल होनी चाहिए। ऐसे ही हमने यहाँ पे कुछ एम किए थे, है ना। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो यहाँ पे थेरापेटिक रिलेशनशिप रहेगा। देखो मेन बात आती है रिलेशनशिप की। यहाँ पे रिलेशनशिप का मतलब यही है कि भाई एक क्लाइंट है और एक थेरापिस्ट है, उनके बीच जो रिलेशनशिप है वह एक विश्वास पे टिका होना चाहिए। उनके बीच जो रिलेशनशिप है वह अच्छे तरीके का होना चाहिए, ताकि क्लाइंट अपनी मीन्स जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वह बेझिझक उसको बता दे, बिना किसी झिझक के। मीन्स वह उनको बताने में शर्माए ना, या वह अपने माइंड में ये चीज़ ना लेकर के आए क्लाइंट कि डॉक्टर क्या सोचेगा कि मुझको इस तरीके की बीमारी है ना। तो इन सब चीज़ों को दूर करके वह अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो भी, चाहे वह अच्छे तरीके की हैं चाहे वह बुरे तरीके की हैं, सारी प्रॉब्लम्स डॉक्टर के सामने रख दे। तो ये एक तरीके का रिलेशनशिप यहाँ पे हम होना चाहिए, यहाँ पे यही हम पढ़ेंगे। रिलेशनशिप इसमें कह रहे हैं द स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड द थेरापिस्ट इज नॉन एज द थेरापेटिक रिलेशनशिप और अलायंस। तो भाई जो कि एक यह एक ऐसा स्पेशल रिलेशनशिप है किनके बीच में, एक तो थेरापिस्ट होता है और एक क्लाइंट होता है उनके बीच में, तो उसी को बोलते हैं थेरापेटिक रिलेशनशिप, जहाँ एक मैत्रीपूर्ण संबंध उसको बोल सकते हैं। इट इज़ नैदर ए पासिंग एक्वांटेंस और नॉर ए परमानेंट एंड लास्टिंग रिलेशनशिप। तो यहाँ पे ये चीज़ आपने याद रखनी है कि यह न तो एक मीन्स एकदम से बता दिया गया, जो एक इंट्रोडक्शन एकदम से बता देते हैं, वो यह चीज़ नहीं होती, और ना ही इसको हम परमानेंट रिलेशनशिप कहते हैं। देखो मीन्स अब इस बात का ये मतलब है कि ऐसे नहीं है कि यहाँ पे जो क्लाइंट है वो एकदम से आया डॉक्टर के पास और एकदम से अपना पूरा परिचय दे करके चला गया, ठीक है, पूरा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर गया। तो ये भी इसमें चीज़ नहीं होती। इसमें लगातार डॉक्टर के साथ संपर्क बनाए रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ये भी चीज़ बात करनी है कि यह जो संपर्क होता है यह परमानेंट भी नहीं होता, ठीक है, और यह ऐसा नहीं है कि यह अब पूरी ज़िंदगी ही बना रहेगा या यह टिकाऊ नहीं होता, ठीक है, ये भी याद रखनी है कि यह परमानेंट भी नहीं होता, और यह एक दो मिनट वाला भी नहीं होता। सीधी सी बात ये है कि परमानेंट का मतलब तो ये हो गया कि लंबे समय तक भी नहीं चलता, और यह ऐसा भी नहीं है कि 2-3 मिनट तक भी नहीं चलता, लेकिन कुछ ना कुछ समय इसमें लगता है। क्लियर है। आगे कह रहे हैं देयर आर 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ए थेरापेटिक अलायंस। तो यहाँ पे मीन्स जो भी यह मैत्रीपूर्ण संबंध होता है ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर या चिकित्सक और एक क्लाइंट के बीच, तो उसके यहाँ पे मुख्य 2 कंपोनेंट है, वो आपने याद रखने हैं, ठीक है। वो 2 कंपोनेंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं द फर्स्ट कंपोनेंट इज द कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर ऑफ द रिलेशनशिप इन विच 2 विलिंग इंडिविजुअल द क्लाइंट एंड द थेरापिस्ट एंटर इनटू ए पार्टनरशिप विच एम्स एट हेल्पिंग द क्लाइंट ओवरकम हर और हिज प्रॉब्लम्स। तो भाई यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है फर्स्ट में कि जो फर्स्ट कंपोनेंट हमने किया, ठीक है, तो इसमें जो एक नेचर होता है, यह एक जो हमारे पास कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर होता है, ठीक है, एक तो ये बात याद रखनी है। मीन्स जो भी, तो इसमें जो व्यक्ति होता है या क्लाइंट होता है, ठीक है, जो भी क्लाइंट होता है, जब व्यक्ति होता है, तो और जो थेरापिस्ट होता है, उन दोनों के बीच एक पार्टनरशिप रहती है, एक भागीदारी रहती है, एक साझेदारी रहती है, ठीक है, जिसका जो एम होता है, जो मेन एम होता है, क्लाइंट की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको क्या करना, दूर करना। यहाँ पे एक घटक तो हमारे पास ये आ गया। सेकेंड कंपोनेंट ऑफ थेरापेटिक अलायंस इज द लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ द थेरेपी। तो यहाँ पे जो सेकेंड कंपोनेंट ये है हमारे पास कि जो भी ट्रीटमेंट रहता है, तो ट्रीटमेंट की यहाँ पे जो अवधि होती है ना, वह उसकी एक लिमिट होती है, कहने का मतलब। तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट की अवधि है या थेरेपी का जो ड्यूरेशन है उसकी यहाँ पे एक लिमिट होती है, ठीक है, वह लिमिटेड सा होता है, ठीक है। तो ये 2 घटक आपने यहाँ पे याद रखने हैं। देखो इसमें जो हमने संबंध के बारे में 2 तरीके पढ़े, ठीक है। पहला तो रोगी और जो डॉक्टर है उसके बीच एक साझेदारी होती है। दूसरा यहाँ पे जिसका एम मीन्स होता है कि उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। दूसरा हमने कंपोनेंट ये पढ़ा कि भाई इसकी यह एक अवधि होती है, दोनों के बीच जो भी संपर्क होता है ना उसकी एक निश्चित अवधि होती है, वह लिमिटेड टाइम होता है एक तरीके का, ठीक है, ट्रीटमेंट का। तो वह तब तक चलता है जब तक रोगी की समस्या को दूर न कर लिया जाए। तो यही कहा है कि दिस अलायंस लास्ट अंटिल द क्लाइंट बिकम एबल टू डील विद हिज और हर प्रॉब्लम्स एंड टेक कंट्रोल ऑफ हिज लाइफ। तो जो भी यह एक अवधि होती है, यह तब तक चलती है जब जो भी क्लाइंट होता है या रोगी होता है वह अपनी प्रॉब्लम्स को दूर न कर ले और अपनी लाइफ अपने हाथों में जब तक वह नहीं लेकर गया था, मीन्स अपने पूरे जीवन पर जब उसका कंट्रोल हो जाता है तब तक यह थेरेपी चलती है। जब कंट्रोल हो गया इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वह अपने आप जी सकता है व्यक्ति, ठीक है। दिस रिलेशनशिप हैज सेवरल यूनिक प्रॉपर्टीज। तो इस रिलेशनशिप की बहुत सारी यूनिक सी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि इट इज़ ए ट्रस्टिंग एंड कॉन्फिडिंग रिलेशनशिप। तो यह एक ट्रस्टिंग जो कि एक विश्वास पर टिका होता है, जैसे कि मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ
ठीक है, और कॉन्फिडेंट रिलेशनशिप होता है द हाई हाई लेवल ऑफ द ट्रस्ट इनेबल्स द क्लाइंट टू अनबर्डन हर सेल्फ और हिमसेल्फ टू द थेरेपिस्ट एंड कॉन्फाइड हर और हिज साइकोलॉजिकल एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स टू द लेटर। तो भाई इसमें ये कहा गया है कि जो भी इसमें हाई लेवल का ट्रस्ट होता है वह क्लाइंट अपने डॉक्टर के सामने अपना जो बोझ हल्का करता है तथा उसकी जो भी मनोवैज्ञानिक और इंडिविजुअल जो भी उसकी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, तो उसको बेझिझक, ठीक है, उसको विस्तृत रूप से डॉक्टर को बता देता है। तो यह हेल्प करता है जो भी उसका ट्रस्टिंग रिलेशनशिप यहाँ पे उन दोनों का रहता है, ठीक है। आगे कह रहे हैं थेरापिस्ट कन्वे बाय हर और हिज वर्ड्स एंड बिहेवियर्स दैट शी और ही इज नॉट जजिंग द क्लाइंट एंड विल कंटिन्यू टू शो द सम पॉजिटिव फीलिंग्स टुवर्ड द क्लाइंट इवन इफ द क्लाइंट इज रूड और कॉन्फाइड all the wrong things that she or he may have done or thought about। तो यहाँ पे देखो ये बात अब मेन है कि यहाँ पे जो डॉक्टर होता है या थेरापिस्ट होता है वह अपने शब्दों और अपने बिहेवियर से एक तरीके का क्लाइंट को यह शो करे कि भाई वह उसको जज नहीं कर रहा है, ठीक है, मीन्स वह उसको जज नहीं कर रहा है, जस्ट उसको मीन्स एक तरीके की पॉजिटिव फीलिंग्स उसके प्रति शो करे कि वह उसको समझने की कोशिश कर रहा है, उसके विचारों को वह एक्सेप्ट कर रहा है। चाहे डॉक्टर के सामने जो क्लाइंट है अपना रूड और कन्फाइज तरीके का व्यवहार है जो या जो बुरी चीज़ें हैं वो शो करे, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने ऐसे उसको मीज़ नहीं शो करना है कि वह उसको जज कर रहा है, ठीक है, या उसको किसी ना ऐसी बातों का यूज़ ना करे कि क्लाइंट है उसको कुछ ना कुछ दुख हो या कष्ट हो, वह गुस्से में आ जाए, ठीक है। तो उनके प्रति एक तरीके की पॉजिटिव भावना ही शो करनी पड़ेगी, पॉजिटिव फीलिंग ही शो करनी पड़ेगी। तो इसी चीज़ को बोलते हैं दिस इज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। जो एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है वो क्या होता है, इसको ईजी तरीके से यहाँ पे हम समझ लेते हैं सामान्य लैंग्वेज में। तो यह चीज़ आप चाहे नोट कर सकते हो कि इसमें जो भी पॉजिटिव फीलिंग्स के द्वारा रोगी को के साथ एक अच्छा व्यवहार किया जाता है, ठीक है, उसके उसके चाहे वह रोगी पास्ट में कोई ना कोई गलतियां करता है या जो भी वह बुरा व्यवहार करता है, डॉक्टर के साथ भी वह बुरा व्यवहार करता है, तो फिर भी उसके व्यवहार को भी जो डॉक्टर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके साथ एक पॉजिटिव भावना ही शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें डॉक्टर उसके साथ एक एम्पथी शो करेगा। तो यहाँ पे ये कहा गया है विच द थेरापिस्ट हैज़ फॉर द क्लाइंट द थेरापिस्ट हैज़ एम्पथी फॉर द क्लाइंट। तो यहाँ पे जो थेरापिस्ट है क्लाइंट के प्रति एक एम्पथी की भावना शो करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एम्पथी और सिंपथी दो चीज़ें आई हैं, इनको साइकोलॉजिकल तरीके से अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं एम्पथी इज द डिफरेंट फ्रॉम सिंपथी एंड इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनदर पर्सन सिचुएशन। तो यहाँ पे जो एम्पथी है वह बहुत ही अलग है सिंपथी से, और किसी दूसरी व्यक्ति की जो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उससे भी यह क्या है, बहुत ही अलग है, ठीक है। इन सिंपथी, तो यहाँ पे सिंपथी में क्या होता है ये चीज़ अब हम पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं वन हैज़ कंपैशन एंड पिटी टुवार्ड्स द सफरिंग ऑफ अनदर बट इज़ नॉट एबल टू फील लाइक द अदर पर्सन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई एक सहानुभूति या सिंपथी में क्या होता है कि व्यक्ति को दूसरों के कष्टों के प्रति, दुखों के प्रति एक दया की भावना तो होती है, लेकिन दूसरे व्यक्ति की तरह वह इस चीज़ को अनुभव नहीं करता, मीन्स इन कष्टों को, दुखों को वह खुद फील नहीं करता, ठीक है। कह रहे हैं इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज कोल्ड इन द सेंस दैट द पर्सन इज अनेबल टू फील लाइक द अदर पर्सन एंड डज नॉट फील सिंपथी एदर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें जो भी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उसका जो फील होता है, भाव होता है, वह बिल्कुल शून्य होता है, जिसका यह मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तरह अनुभव नहीं कर रहा, वह अनुभव करने में अनेबल है। मीन्स इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग कोल्ड है, जो वह जीरो है। तो इसका यही मतलब है कि भाई इसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को फील नहीं कर रहा है, ठीक है। सो वह जो सहानुभूति का अनुभव है वह नहीं कर रहा है यहाँ पे। आगे कह रहे हैं ऑन द अदर हैंड, दूसरे और अगर देखा जाए तो कह रहे हैं सिंपथी इज प्रेजेंट व्हेन वन इज एबल टू अंडरस्टैंड द प्लाइट ऑफ अनदर पर्सन। तो यहाँ पे कह रहे हैं अगर एम्पैथी की बात की जाए तो एम्पैथी में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जो भी एक तरीके का व्यवहार है, दुर्दशा है, प्रॉब्लम्स हैं, कष्ट हैं, उन जो भी दुख हैं उनको वह अच्छी तरह से समझ सकता है, ठीक है। एंड फील लाइक द अदर पर्सन, वह दूसरे पर्सन की तरह महसूस कर सकता है। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे जो चीज़ें महसूस की जाती हैं, फील की जाती हैं, समझी जाती हैं, वह दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव से ही समझी जाती है, यानी कि उसी के व्यू से समझी जाती है। जो दूसरा क्लाइंट होता है, जिसको रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं, जो वह फील कर रहा होता है उसी तरीके का फील इसमें अब ट्रीटमेंट करने वाला करता है। कह रहे हैं पुटिंग वन सेल्फ इन द अदर पर्सन शूज़। तो यहाँ पे भाई क्या करता है कि जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति
एम्पैथी की जगह पे अपने आप को पुट करके देखता है कि भाई वह कैसा महसूस कर रहा है इस सिचुएशन में, ठीक है। तो कह रहे हैं एम्पैथी इनरिच द थेरापेटिक रिलेशनशिप एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू ए हीलिंग रिलेशनशिप। तो यहाँ पे जो एम्पैथी है ना, एक जो थेरापेटिक का रिलेशनशिप है वह उसको गहरा करती है, मजबूत करती है, उसको बढ़ाती है और इसमें एक स्वस्थ रिलेशनशिप पैदा करती है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने एम्पैथी और सिंपैथी दो चीज़ें पढ़ी। अब इसको इजी वे से मैं समझा देता हूँ। सिंपैथी में व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के दुखों, परेशानियों, कष्टों, समस्याओं का पता तो होता है, वह जान तो जाता है, लेकिन वह उसके में इस प्रति एक जो फील होता है, भावना होता है, ठीक है, वह शो नहीं करता, ठीक है। उसकी भावनाओं को वह खुद महसूस नहीं करता, ठीक है। इसमें बौद्धिक जो भाव होता है, एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, वह जीरो होती है, क्योंकि व्यक्ति दूसरों की भावनाओं या दुखों को महसूस करने में बिल्कुल असमर्थ होता है। यहाँ पे ये तो था सिंपैथी में। एम्पैथी में आपने याद रखना है कि इसमें एक व्यक्ति दूसरे की भावनाओं, समस्याओं, दुख होते हैं जो उसको समझता है और यहाँ पे समझने के साथ साथ उसको फील भी किया जाता है, ठीक है। इसमें जो थेरापिस्ट है वह अपने आप को रोगी की जगह पर रख करके अपने आप को देखता है कि भाई अगर मैं रोगी की जगह पर होता तो मैं इस टाइम पे क्या फील करता, तो उसी तरीके का फील वह खुद करता है, ठीक है। इसलिए इसमें जो थेरापेटिक में जो रिलेशनशिप होता है क्लाइंट और चिकित्सक का, वह बहुत ही गहरा होता है, ठीक है। तो मेन यहाँ पे एम्पैथी वर्ड याद रखना है कि एम्पैथी शो करेगा एक डॉक्टर रोगी के सामने, ठीक है। यहाँ पे तो ये हमारे पास ये टॉपिक हो गया। आगे हमारे पास जो आया है वो है टाइप्स ऑफ थेरेपीज। तो टाइप्स ऑफ थेरेपीज में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे ये हम देख लेते हैं। इज एम एट रिमूविंग ह्यूमन डिस्ट्रेस एंड फोर्सिंग इफ़ेक्टिव बिहेवियर। तो कह रहे हैं कि भाई जो भी सभी साइकोथेरेपीज़ होती हैं तो उसका जो मेन उद्देश्य यही होता है कि जो भी किसी ह्यूमन बीइंग का डिस्ट्रेस है या उसका फोस्टरिंग है, ठीक है, तो उसको कैसे मीन्स रिमूव किया जाए, उसको उसका मीन्स जो बिहेवियर है वो कैसे तरीके से अच्छा बनाया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ही साइकोथेरेपीज़ में आती हैं। तो मेनली इसमें यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो हम टाइप्स पढ़ेंगे तो उनके क्या व्यूज़ हैं, वो किस तरीके से मीन्स सोचते हैं मानव के बिहेवियर को लेकर के, तो वही देखेंगे इसमें। तो यहाँ पे देखो मेनली कहा गया है साइकोथेरापीज में बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड ग्रुप्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो साइकोथेरापीज है वो 3 भागों में उसको क्लासीफाई किया गया है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट में आया है साइको डायनामिक, सेकंड में कह रहे हैं बिहेवियर और थर्ड में कह रहे हैं एक्सटेंशियल। तो देखो साइको डायनामिक, बिहेवियर और एक्सिस्टेंशियल, ये आपने 3 जो कि साइकोथेरापीज है ये याद रखने। तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे मीन्स क्या कारण होता है प्रॉब्लम्स का जो किसी भी व्यक्ति के माइंड में क्रिएट होती हैं, या क्या कारण होता है उसका बिहेवियर जो दूसरों से अलग हो जाता है, वो मीन्स एंटी सोशल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मीन्स इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये 3 पहले तो आपने याद रखनी है, साइको डायनामिक, बिहेवियर और एक्सिस्टेंशियल, ठीक है। तो हमारे पास देखो यहाँ पे अब हम ये हमारे पास 6 पॉइंट आए हैं, तो ये हम 6 पॉइंट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास 6 पॉइंट हैं। तो ये हम थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ेंगे क्योंकि इसमें भी कुछ चीज़ें दी गई हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द काज विच हैज़ लेड टू द प्रॉब्लम्स। कि भाई जो भी किसी भी ह्यूमन बींग में जो भी समस्या या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, उत्पन्न होती है, तो उसका क्या कारण क्या होता है। तो जो कि साइकोथेरेपीज़ हैं उनके क्या पैरामीटर्स हैं इस पॉइंट को लेकर के, मीन्स वो क्या अपने व्यूज़ देती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें अब देखेंगे फर्स्ट पॉइंट में। अब फर्स्ट पॉइंट में जस्ट कारण बताया होगा कि व्यक्ति का बिहेवियर चेंज होने का, एंटी सोशल होने का, या बुरा व्यवहार करने का, या जो भी उसमें कुछ मीन्स कुछ ना कुछ डिसेबिलिटीज़ वगैरह क्रिएट हो जाती हैं व्यक्ति के माइंड में, या फिजिकली तरीके से या मेंटली तरीके से, तो उसका मीन्स क्या कारण हो सकता है। तो हमारे पास जो तीनों हमने जो अभी टाइप्स किए हैं क्लासीफाई में, मैंने आपको बताया था कि ये तीनों आपने याद रखना है। तो साइको डायनामिक हमने किया, बिहेवियर किया और एक्सटेंशियल किया। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कारण होता है। तो फर्स्ट में हमारे पास साइको डायनामिक दिया है कि जो यह थेरेपी है यह क्या सोचती है, इसका क्या व्यूज़ है। तो इसमें हमारे पास कह रहे हैं कि साइको डायनामिक therapy is of the view that intrapsychic conflicts that are present within the psyche of a person। तो कह रहे हैं कि भाई जो कि यह साइकोडायनामिक थेरेपी है, तो इसका व्यू यह है कि जो भी व्यक्ति के माइंड में जो भी व्यक्ति में जो भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो भी कुछ मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं, तो ये उसका कारण बन सकती हैं कि उसका जो व्यवहार है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये तो पॉइंट ऑफ व्यू था साइकोडायनामिक का। तो ये व्यू याद रखोगे कि साइकोडायनामिक ने इसमें कहा है कि जो भी उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या समस्याएं होती हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो हमारे माइंड में एक तरीके का
तनाव बना रहता है, एक तरीके का हमारे दिमाग में मीन्स कुछ ना दो चीज़ें चलती रहती हैं और उनमें से हम चूज़ करते हैं कि कौन सी चीज़ को अपनाएं, कौन सी चीज़ करें, ठीक है। तो वो एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होता है जब हमारे माइंड में दो चीज़ें चलती रहती हैं और हम दोनों में से हमने एक चीज़ को मीन्स क्या करना होता है, चूज़ करना होता है, तो वो एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ही होता है, ठीक है। सो कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स दैट आर प्रेजेंट विद इन द साइकी ऑफ द पर्सन आर द सोर्स ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उसका मेन सोर्स उन्होंने क्या कहा है कि किसी भी पर्सन के साइको होने का जो कि मेन रीज़न हो सकता है उसके कॉन्फ्लिक्ट्स। तो यहाँ पे आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू बिहेवियर थेरेपीज़। तो बिहेवियर थेरेपीज़ के व्यू से क्या है जो व्यक्ति का मीन्स माइंड है जहाँ जो भी प्रॉब्लम्स है उसको क्रिएट हो जाती है, तो उसका क्या रीज़न है, तो ये बिहेवियर थेरेपी क्या कहती है। तो इसमें लिखा है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अराइज ड्यू टू फाल्टी लर्निंग ऑफ द बिहेवियर्स एंड कॉग्निशन। तो अब देखो बिहेवियर थेरेपीज ये कहती है कि जो भी मीन्स जब बच्चा कोई व्यवहार सीखता है या जो भी उसका संज्ञान कॉग्निशन विकसित होता है, तो जब वह फॉल्ट हो जाता है मीन्स जब वह फाल्टी तरीके की लर्निंग गेन करता है समाज से या अपने इन्वायरमेंट से, तो जब वह बुरे तरीके का व्यवहार सीखता है तो फिर उसको क्या है कि यह प्रॉब्लम्स उसको अराइज हो जाती हैं, ठीक है। तो ये मीन्स बिहेवियर थेरेपीज कहती हैं। तो ये रीज़न हो सकता है व्यक्ति का जो बिहेवियर है चेंज होने का, उसका व्यवहार जो बुरा हो जाता है, ठीक है, उसका। तो आगे हमारे पास यहाँ पे थर्ड में कहा है द एक्सटेंशियल थेरेपीज कहती है पोस्टुलेट दैट द क्वेश्चंस अबाउट द मीनिंग ऑफ वंस लाइफ एंड एक्सिस्टेंस आर द कॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो ये कहती है कि जो कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का मेन रीजन क्या हो सकता है कि जब व्यक्ति के माइंड में ये चीज़ चलती रहती है अपने जीवन को लेकर के या अपने एक्सिस्टेंस को लेकर के, ठीक है, अपने जीवन और अपने अस्तित्व को लेकर के जब उसके माइंड में एक तरीके के कुछ ना कुछ नेगेटिव विचार चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ मीन्स क्वेश्चंस क्रिएट होते रहते हैं उसके माइंड में, तो अपने जीवन को लेकर के या अपने एग्जिस्टेंस को लेकर के, तो तब उसका जो मीन्स व्यवहार है वो चेंज हो जाता है, उसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट में तो हमने किया कि क्या रीज़न है, क्या कारण है कि जो भी समस्या है, प्रॉब्लम्स है साइकोलॉजिकल, वो क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड पॉइंट आता है, तो इसमें कह रहे हैं हाउ डिड द काज कम इनटू एक्सिस्टेंस। तो इसका मतलब ये है कि जो भी मीन्स उसका एग्जिस्टेंस है उसमें जो काज है वो कैसे उत्पन्न होता है, मीन्स कारण कैसे उसके एग्जिस्टेंस में शामिल होता है, ठीक है, उसके अस्तित्व में आता है, ठीक है। तो इसमें अब तीनों के अलग अलग पॉइंट व्यूज़ होंगे, अलग अलग विचार होंगे, मीन्स जो तीनों थेरेपीज़ हमने की है। तो इसमें हमारे पास जो साइकोडायनामिक थेरेपीज़ है ये क्या कह रही है, साइकोडायनामिक थेरेपीज़, तो इसमें कह रहे हैं कि अनफुलफिल्ड डिज़ायर ऑफ चाइल्डहुड एंड अनरिजॉल्व्ड चाइल्डहुड फियर्स लीड टू इंट्रा साइकी कॉन्फ्लिक्ट्स। तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि कई बार जो बच्चे होते हैं चाइल्डहुड एज में उसकी कुछ डिज़ायर्स होती हैं वो क्या होती हैं, अनफुलफिल्ड होती हैं, मीन्स कुछ डिज़ायर्स को वो पूरा नहीं कर पाते, वो उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, वह गरीबी कारण बन सकती है या उनके माता पिता का बिहेवियर नहीं सही हो सकता बच्चों के प्रति, या कह सकते हैं कि माता पिता ही नहीं होते बच्चों के, तो मीन्स उनकी कुछ जो इच्छाएं होती हैं बच्चों की वो क्या है पूरी नहीं हो पाती, जिससे कि उसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उनके अस्तित्व में आ जाती हैं, ठीक है। सो यह चाइल्डहुड एज में हो सकता है जहाँ उसके कुछ मीन्स चाइल्डहुड एज में उसके कुछ डर होते हैं बच्चों के, ठीक है, तो वो डर को सॉल्व नहीं किया जाता, तो इसी कारण से मीन्स द्वंद्व जो है, कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उत्पन्न हो जाते हैं और उसका जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो जाती है अकॉर्डिंग टू साइकोडायनामिक थेरेपी। लेकिन आगे हमारे पास जो बिहेवियर थेरेपी है ये क्या कहती है, कह रहे हैं पोस्टुलेट दैट फाल्टी कंडीशंस पैटर्न फाल्टी लर्निंग एंड फाल्टी थिंकिंग एंड बिलीफ लीड टू मल अडेप्टिव बिहेवियर दैट इन द टर्न लीड टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अब जो यह है मीन्स बिहेवियर थेरेपी, ये अब व्यवहारों को मुख्य मान करके ये कहती हैं कि जब बच्चा मीन्स एक दोषपूर्ण तरीके का, एक फाल्टी तरीके का जो भी मीन्स कंडीशनिंग पैटर्न होता है वो सीख लेता है, जहाँ जो लर्निंग होती है वो उसकी फाल्टी होती है, जहाँ उसकी जो सोच विचार होती है वो नेगेटिव होती है, उसकी थिंकिंग जो भी है वो बुरी होती है, ठीक है, और इस तरीके का जो भी मॉल अडेप्टिव बिहेवियर होता है, ठीक है, तो यह किसको जन्म देता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। तो बिहेवियर में वो मीन्स जो भी व्यवहार बुरे तरीके का सीख रहा है, ठीक है, तो वह उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सिस्टेंशियल थेरेपी है, तो ये कह रही है कि प्लेसेस इंपॉर्टेंस ऑन द present, it is the current feeling of loneliness, alienation, sense of futility of one's existence etc। तो इसमें कह रहे हैं
कि भाई जो आस्ती तब थेरेपी है या एक्सटेंशनशियल थेरेपी है, तो ये क्या कह रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी उसकी भावनाएं, जो उसकी वर्तमान प्रेजेंट फीलिंग्स हैं जो उसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो ये मीन्स एक इम्पोर्टेंस रखती है कि वो भावनाएं कैसी हैं, ठीक है। तो वह अकेलेपन का शिकार हो रहा है, ठीक है, जो उसका रिलेशनशिप है दूसरों के साथ वो टूट रहा है, ठीक है, ब्रेक हो रहा है, जहाँ जो भी उसमें एक्सिस्टेंस की जो एक तरीके की सोच है, ठीक है, एक तरीके का विचार है उसके अपने एक्सिस्टेंस को लेकर के, वो क्या है, एक फुटिलिटी हुआ पड़ा है, मीन्स उसे लगता है कि उसका जीवन व्यर्थ है, इस दुनिया में उसका जीवन व्यर्थ है। तो इस तरीके की जब उसे सेंस उसके माइंड में क्रिएट होती है, तो जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये मीन्स ये सेकंड पॉइंट ये कहता है कि कब व्यक्ति के व्यवहार में या जीवन में ये प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, कब उसके व्यवहार में शामिल हो जाती हैं, ठीक है। तो साइकोडायनामिक ने कहा कि जब उसके चाइल्डहुड में जो भी कुछ अनसुलझे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या जो भी उसकी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो इसके कारण समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, उसके व्यवहारों में ये चीज़ शामिल हो जाती है। जो बिहेवियर थेरेपी है वो कहती है कि जब वह दोषपूर्ण तरीके का ज्ञान या दोषपूर्ण तरीके का अनुभव या दोषपूर्ण तरीके का चिंतन या कुछ उसके विश्वास होते हैं, ठीक है, वो दोषपूर्ण होते हैं, तो इस वजह से जो भी मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो जाती है। और जो एक्सिस्टेंशियल थेरेपी है वो ये कहती है कि जब बच्चा अकेलेपन का शिकार होता है, ठीक है, जहाँ उसका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है अपने माता पिता के साथ, अपने जो भी सखे संबंधी होते हैं उनके साथ, तो क्या है, मीन्स कुछ ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती है साइकोलॉजिकल, ठीक है। तो ये था हमारे पास सेकंड पॉइंट। आगे हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो क्या कह रहे हैं थर्ड में, तो देखो थर्ड में क्वेश्चनिंग की गई है कि व्हाट इज़ द चीफ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, मीन्स जो भी इसमें मेन मेथड है, जो मुख्य ट्रीटमेंट का मेथड है, तो वो क्या हो सकता है। तो साइकोडायनामिक थेरेपी के अकॉर्डिंग अलग मेथड होगा और बिहेवियर थेरेपी के अकॉर्डिंग अलग मेथड होगा और ऐसे ही एक्सिस्टेंशियल थेरेपी के अकॉर्डिंग अलग मेथड होगा। तो ये तीनों हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो साइकोडायनामिक थेरेपी है ये कह रही है कि यूज़ द मेथड ऑफ फ्री एसोसिएशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ ड्रीम टू एलिक्ट द thoughts and feeling of the client. This material is instructed to the client to help her or him to कॉन्फ्रंट एंड रिसॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड दस ओवरकम प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक साइकोडायनामिक थेरेपी है, देखो जब भी साइकोडायनामिक की बात आए तो इसमें आपने याद रखना है मनोविश्लेषणवादी था जो सिगमंड फ्राइड, वो याद रखना है, ठीक है। तो मीन्स साइकोडायनामिक में अब हम उसके जो भी समस्याएं हैं उसको कैसे दूर कर सकते हैं, तो इन्होंने कहा है कि इसमें जो भी फ्री एसोसिएशन मेथड है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखो फ्री एसोसिएशन मेथड की इन्होंने बात की थी, जहाँ उसकी हम ड्रीम को एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री एसोसिएशन, और जहाँ इसके जो भी सपने होते हैं इसको हम एनालाइज कर सकते हैं ना। तो फ्री एसोसिएशन मेथड और ड्रीम एनालिसिस जो मेथड था वो सिगमंड फ्राइड ने ही दिया था। तो इसमें यही कहा गया है कि जो भी इनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक फ्री एसोसिएशन टेस्ट या जो भी उसके ड्रीम्स हैं, ठीक है, तो उसके ड्रीम्स को एनालाइज कर सकते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग या बच्चे के जो भी वह बुरा व्यवहार या जो भी उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि इसमें जो भी क्लाइंट होता है, ठीक है, जो भी इसमें क्लाइंट होता है तो उसको इस तरीके का मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है कि वह अपने भावनाओं और विचारों को बता दे, खुले तरीके से अपने भावनाओं और विचारों को बताए। उसको इसमें हम कह सकते हैं कि हिप्नोटिज्म भी किया जा सकता है, हिप्नोटाइज भी कर सकते हैं उसमें बच्चे को, ताकि वह अपने जो भी अंदर की फीलिंग्स होती हैं, जो भी उसके मीन्स अनकॉन्शियस माइंड में दबे विचार होते हैं, वो अपने जो भी थेरापिस्ट है उसको बता सकता है ईजिली तरीके से, ठीक है। सो इसमें आपने याद रखना है कि उस फ्री एसोसिएशन मेथड से और ड्रीम एनालाइज से हम उसकी जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या जो भी उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बिहेवियर थेरेपी। तो यह है किस तरीके से आइडेंटिफाई करेगी, मीन्स किस तरीके से दूर कर सकती हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को। तो कह रहे हैं बिहेवियर थेरेपी आइडेंटिफाइज द फॉल्टी कंडीशंस पैटर्न एंड सेट अप अल्टरनेट बिहेवियरल कॉन्टीजेंसी टू इम्प्रूव बिहेवियर। तो इसमें कह रहे हैं कि जो भी एक व्यवहारात्मक चिकित्सा होगी या व्यवहारात्मक थेरेपी होगी, तो इसमें जो भी उसका दोषपूर्ण व्यवहार है या दोषपूर्ण कंडीशनिंग पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसकी जगह पर मीन्स क्या किया जाएगा, एक
एक सुधार करने वाला एक अल्टरनेटिव बिहेवियर सेट किया जाएगा, ठीक है, जिससे उसके व्यवहारों में सुधार आ सके, ठीक है। और द कॉग्निटिव मेथड एम्प्लॉय इन दिस टाइप ऑफ थेरेपी, और कॉग्निटिव मेथड भी इसमें शामिल किया जा सकता है इस थेरेपी में। चैलेंज द फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न ऑफ द क्लाइंट टू हेल्प और हर ओवरकम साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। तो जो भी उसकी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होती है उसको दूर करने के लिए इसमें यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि एक कॉग्निटिव मेथड भी एम्प्लॉयड कर सकते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास जो एक्सिस्टेंशियल थेरेपी है ये क्या कहती है, तो कह रहे हैं द एक्सिस्टेंशियल थेरेपी प्रोवाइड्स ए थेरापॉटिक एनवायरनमेंट विच इज़ पॉजिटिव, एक्सेप्टिंग एंड नॉन जजमेंटल। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो भी एक्सिस्टेंशियल थेरेपी है तो यह एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी जो कि क्या हो, पॉजिटिव वाला हो, जो कि एक्सेप्टेंस वाला हो, ठीक है, जिसमें मीन्स नॉन जजमेंटल वाला हो जो कि, ठीक है। तो इस तरीके का जो इन्वायरमेंट है प्रोवाइड करेगी। तो इसमें कह रहे हैं द क्लाइंट इज एबल टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड द थेरापिस्ट एक्ट एज ए फैसिलिटेटर। तो इसमें जो क्लाइंट होता है वह अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं साइकोलॉजिकल, वह उसके बारे में खुले तरीके से विचार करेगा, बताएगा, और जो थेरापिस्ट है वो एज ए फैसिलिटेटर एक्ट करेगा, ठीक है, उस क्लाइंट के साथ। द क्लाइंट अराइव्स एट द सॉल्यूशंस थ्रू ए प्रोसेस ऑफ पर्सनल ग्रोथ। तो पर्सनल ग्रोथ की प्रोसेस के थ्रू जो भी एक क्लाइंट है वह अपने सोल्यूशन तक पहुंच सकता है, मीन्स अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो ये था हमारे पास थर्ड पॉइंट, इसमें हमने कुछ मेथड किए, ठीक है। साइकोडायनामिक मेथड में हमने किया कि उसके जो भी ड्रीम्स को एनालाइज किया जा सकता है, ठीक है, मुक्त सहचर्या विधि द्वारा हम उसकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। बिहेवियर में हमने किया कि जो भी उसके व्यवहार है दोषपूर्ण, ठीक है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम मीन्स एक तरीके का जो भी एक तरीके का अल्टरनेटिव बिहेवियर सेट कर सकते हैं ताकि उसके व्यवहारों में सुधार आ सके, ठीक है। जो एक्सिस्टेंशियल हमने किया उसमें हमने एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है जो कि पॉजिटिविटी वाला हो, जो कि एक्सेप्टेंस वाला हो, जो कि नॉन जजमेंटल हो, ठीक है। और इसमें एज ए फैसिलिटेटर जो थेरापिस्ट होता है वो वर्क करेगा अपने क्लाइंट के साथ और क्लाइंट की पूरी बात सुनेगा एज ए फैसिलिटेटर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है थर्ड पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में हमारे पास आया है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द थेरोपेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट। तो ये तो हमने पहले ही कर दिया था कि भाई इसमें जो भी क्लाइंट होता है और थेरापिस्ट होता है उसके बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा होना चाहिए। तो फिर भी चलो हम इसको पढ़ लेते हैं। तो कह रहे हैं जो साइकोडायनामिक थेरेपी है इसका क्या व्यूज़ है, ये मीन्स क्या चाहती है कि किस तरीके का रिलेशनशिप होना चाहिए। तो कह रहे हैं अज्यूम्स दैट द थेरापिस्ट अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स इंटरसाइकी कॉन्फ्लिक्ट्स बेटर देन द क्लाइंट एंड हैंस इट इज़ द थेरापिस्ट हु इंटरप्ट द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द क्लाइंट टू हर और हिम सो दैट ही गेन्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेम। तो कह रहे हैं कि भाई जो कि एक साइकोडायनामिक थेरेपी है तो यह मानती है कि जो भी थेरापिस्ट है वह अपने क्लाइंट के जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करे, मीन्स उसको पूरे अच्छे तरीके से समझे, ठीक है। जो क्लाइंट के जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, जो भी उसके माइंड में जो भी बुरे तरीके की भावनाएं क्रिएट हो रही है उसको अच्छे तरीके से वह समझ सकता है। तो समझने के बाद ही मीन्स जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है उसको अलग अलग विधि के द्वारा वह क्या है जो हमने थर्ड पॉइंट में किया था ना विधियाँ, तो उसके द्वारा वह क्या कर सकता है उसका हल कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो बिहेवियर है यह क्या कहती है, तो कह रहे हैं द बिहेवियर थेरेपी अज्यूम्स दैट द थेरेपीज इज एबल टू discerns the faulty behavior and thought pattern of the client. It further assumes that the therapist is capable of finding out the correct behavior and thoughts pattern which would be adaptive for the client. What the psychodynamic and the behavior therapies assume that the therapist is capable of arriving at the solution to the client problems. तो भाई जो कि ये कह रहे हैं जो व्यवहारात्मक चिकित्सा का मानना यह है कि इसमें जो भी क्लाइंट के जो भी दोषपूर्ण व्यवहार होते हैं तो उसको या जो भी उसके विचार होते हैं तो उसको पहचानने में जो थेरापिस्ट है वो एबल होना चाहिए। और इसके आगे जो भी एक व्यवहार चिकित्सा है उसका यह भी मानना है कि उसको चिकित्सा के द्वारा जो उचित व्यवहार होता है, अच्छा व्यवहार होता है, और जो भी उसके विचारों को जानने की समर्थता होती है तो वह मीन्स क्या है उसको आगे क्लाइंट के व्यवहार को सुधारने में सफल होगी मीन्स वो चीज़। और इसमें जो साइकोडायनामिक और बिहेवियर थेरेपी है इन दोनों का यह मानना है कि इससे मीन्स क्या होगा, जो क्लाइंट होगा उसकी समस्याओं का के समाधान तक मीन्स वो पहुंचने में फिर एबल होंगे, ठीक है, वो मीन्स समस्याओं तक पहुंच सकते हैं। आगे जो हमारे पास एक्सिस्टेंशियल थेरेपीज़ है ये कह रही है एम्फेसाइज दैट द थेरेपीज merely provide a warm empathic relationship in which the client feels source to explore the nature
एंड काज ऑफ हर और हिज प्रॉब्लम बाई हिमसेल्फ और हर सेल्फ। तो इसमें जो एक अस्तित्व परक जहाँ एक एक्सटेंशियल थेरेपी है, तो यह इस बात पर जोर देती है कि इसमें जो भी क्लाइंट होता है या जो भी रोगी होता है, ठीक है, तो उसको थेरापिस्ट के द्वारा एक पॉजिटिविटी दी जाए, उसको उसके विचारों को एक्सेप्ट किया जाए, उसको मीन्स एक तरीके का ना कह सकते हैं कि मोटिवेट किया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से मीन्स क्या कर सकते हैं, उसकी समस्याओं की जो भी नेचर है या जो भी उसका कारण है उसको जानने में हेल्प होगी, ठीक है। तो ये एक्सटेंशियल थेरेपी का व्यूज़ है। तो आगे हमारे पास जो पाँचवें नंबर पर, फिफ्थ नंबर पर जो आया है, तो इसमें कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द चीफ बेनिफिट टू द क्लाइंट। तो इसमें जो भी सेवार्थी है, जो भी क्लाइंट है, तो उसको जो कि लाभ होगा, जो बेनिफिट होगा वो क्या होगा, मीन्स वह जो भी अलग अलग थेरेपीज़ के व्यू से तो क्या लाभ हो सकता है। तो साइकोडायनामिक थेरेपीज़ के व्यू से देखो कह रहे हैं कि इमोशनल इंसाइट एंड द इम्पोर्टेंट बेनिफिट दैट द क्लाइंट ड्राइव फ्रॉम द ट्रीटमेंट। इमोशनल इंसाइट इज प्रेजेंट व्हेन द क्लाइंट अंडरस्टैंड हर और हिज कॉन्फ्लिक्ट intellectually, is able to accept the same emotionally, and is able to change her or his emotion towards the conflicts. The client symptoms and distress reduce as a consequence of the emotional insight. तो देखो अब जो इसमें साइकोडायनामिक थेरेपी है, ये कहती है कि जो कि एक इमोशनल इंसाइट होता है, तो इसका जो महत्वपूर्ण बेनिफिट ये है कि इसमें क्लाइंट उपचार के द्वारा या जो भी ट्रीटमेंट के द्वारा, ठीक है, जो भी इमोशनल इंसाइट जो भी वह गेन करता है, जो वह प्राप्त करता है, तो उस टाइम पे मीन्स जो भी उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो भी द्वंद्व होते हैं, तो उसके प्रति जो उसका एटीट्यूड होता है ना, अपनी इमोशनल इंसाइट्स के द्वारा जो भी उसका एटीट्यूड होता है अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण, तो वो क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। तो जो भी अपने इमोशंस होते हैं, ठीक है, तो वो क्या है भी अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को बदल देते हैं, उसके इमोशनल, तो उसके इमोशंस, तो इसमें फिर क्लाइंट्स के जो सिम्टम्स होते हैं या डिस्ट्रेस होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, किसके कारण, इमोशनल इंसाइट के कारण, ठीक है। तो इसमें मीन्स उसको इमोशनली तरीके से उस मीन्स जो भी उसका अंतर्दृष्टि है उसको मीन्स जागृत किया जाता है, उसके अंदर चीज़ें क्या चल रही है उसको जागृत किया जाता है साइकोडायनामिक में, ठीक है। तो इंसाइट का संबंध उसके मीन्स हम कह सकते हैं कॉन्शियस माइंड से भी हो सकता है, मीन्स उसके कॉन्शियस माइंड को जगाया जाता है, ठीक है। तो इमोशनली तरीके से उसके जो भी सिम्टम्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी डिस्ट्रेस होती हैं, वो क्या है, दूर की जाती हैं। तो जो आगे हमारे पास द बिहेवियर थेरेपी है, तो ये क्या कह रही है, बिहेवियर थेरेपी कंसिडर्स चेंजिंग फॉल्टी बिहेवियर एंड थॉट पैटर्न टू अडेप्टिव वंस एज द चीफ बेनिफिट टू द ट्रीटमेंट। तो इसमें कह रहे हैं कि जो बिहेवियर थेरेपी है, इसमें उसके दोषपूर्ण व्यवहारों को या विचारों को क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट के द्वारा बदला जाता है, तो इससे मीन्स रोगी को लाभ होता है, जो भी क्लाइंट है उसको बेनिफिट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हमारे पास एक्सिस्टेंशियल थेरेपी की, तो इसमें देखो एक बात आपने और याद रखनी है, जो एक्सिस्टेंशियल थेरेपी है उसको ह्यूमनिस्टिक थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये दोनों चीज़ें ही सेम है। ह्यूमनिस्टिक थेरेपी इसको कह देते हैं मानवतावादी के नाम से, मीन्स मानवतावादी चिकित्सा बोल देते हैं हम इसको, और एक्सिस्टेंशियल को हम अस्तित्वपरक शिक्षा थेरेपी बोल देते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये दोनों चीज़ें हैं तो सेम ही। ह्यूमनिस्टिक की बात आए तो इसमें आपने अब्राहम मैस्लो जो कि साइकोलॉजिस्ट था, ये आपने याद रखना है, अब्राहम मैस्लो। तो ये एक मानवतावादी थे जिसने नीड्स को लेकर के अपनी थ्योरी दी थी, ठीक है। तो इन्होंने एक हिरेरिकल कंसेप्ट दिया था नीड्स से रिलेटेड, कि व्यक्ति जैसे जैसे अपनी नीड्स को पूरा करता जाता है वह अपना विकास करता जाता है, ठीक है। तो ये है एक्सिस्टेंशियल थेरेपी ही, ठीक है। ये आप कहीं ये मत सोच लेना कि अब ये नया नाम आ गया, ये ह्यूमनिस्टिक और एक्सिस्टेंशियल दोनों सेम ही है। तो कह रही हैं वैल्यू पर्सनल ह्यूमनिस्टिक थेरेपी वैल्यू पर्सनल ग्रोथ हैज़ द चीफ बेनिफिट। पर्सनल ग्रोथ इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग इंक्रीजिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ एंड वंस एस्पिरेशंस इमोशंस एंड मोटिव्स। तो कह रहे हैं जो कि भाई एक्सिस्टेंशियल जहाँ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, ठीक है, थेरेपी है, तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो कि उसकी पर्सनल तरीके की वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, ठीक है, तो उसको मीन्स क्या है, बेनिफिट मानती है। तो इसमें व्यक्ति अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में और अपनी जो भी एस्पिरेशंस होती हैं, इमोशंस होती हैं या मोटिव्स होते हैं, ठीक है, तो उसकी एक समझ प्राप्त करता है और वह उस तक पहुंचने के लिए फिर कार्य करता है, जिससे उसका व्यवहार चेंज हो जाता है और जो भी उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाती हैं। तो ये हमारे पास 5 पॉइंट हो गए हैं, अलग अलग इन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं, साइकोडायनामिक
ने अलग व्यूज़ दिया और बिहेवियर थेरेपी ने अलग व्यूज़ दिया, अपने व्यूज़ दिए, और जो हमने एक्सिस्टेंशियल थेरेपी की इन्होंने अलग व्यूज़ दिए, ठीक है। सिक्स्थ में भी यही है हमारे पास। तो कह रहे हैं सिक्स्थ में द ड्यूरेशन, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। तो इसमें अब एक टाइम पीरियड दिया गया है कि जो भी ट्रीटमेंट का टाइम पीरियड होगा, ड्यूरेशन होगा, वो कितना होगा, मीन्स अवधि कितनी होगी। तो भाई जो हमारे पास क्लासिकल साइको एनालिसिस में कंटिन्यू फॉर ए सेवरल ईयर। तो अगर हम क्लासिकल साइको एनालिसिस की बात करें तो इसकी इसमें मीन्स जो अवधि है यह कई वर्षों तक की हो सकती है, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं सेवरल रीसेंट वेरिएशंस ऑफ द साइकोडायनामिक थेरेपीज आर कंप्लीटेड इन द 10 to 15 सीजन। तो इसमें जो कि अगर बात करें जो हमारे पास साइकोडायनामिक थेरेपीज हैं तो यह 10 से 15 सीजन तक की हो सकती है, ठीक है। और बिहेवियर एंड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज एज वेल एज एक्सटेंशियल थेरेपीज आर शॉर्टर एंड द कंप्लीट इन ए फ्यू मंथ्स। लेकिन अगर हम व्यवहार और जो संज्ञानात्मक थेरेपीज़ हैं, मीन्स बिहेवियर और कॉग्निटिव थेरेपीज़ हैं, अगर हम इसकी बात करें तो यह थेरेपीज़ जो कि एक्सटेंशियल थेरेपी है इसके बजाय मीन्स कुछ ही महीनों में पूरी हो जाती है, ठीक है। अगर मीन्स अब यहाँ पे एक ही थेरेपी आई है जो कि 10-15 सीजन में पूरी होती है, वो है साइकोडायनामिक। दूसरी तो अगर बात करें तो ये क्या है, कुछ शॉर्टर ही है, मीन्स ये इनमें कुछ महीने लगते हैं, इनमें साल नहीं लगते। सो गाइज ये हमारे पास जो 6 पॉइंट थे ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। सो आज की वीडियो में हम इतना ही मैटर पढ़ेंगे और अगली वीडियो में हम यहाँ पे जो तीनों ये थेरेपीज़ के बारे में हम जो 6 पॉइंट किए हैं, इनके क्या अलग अलग व्यूज़ थे, तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। तो जो कि यह हमारा 5th चैप्टर था, इसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है और इसका सेकेंड पार्ट हम जल्दी ही आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और जो हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे आपको जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पर मिल जाएगा। सो गाइस लास्ट में मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जिससे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। सो ऐप का जो कि नाम है वो है कॉस्टो ट्रेडिंग ऐप। तो मीन्स इसका लिंक है जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर जाकर के आपने क्या करना है कि उस लिंक को ओपन कर लेना है, जिससे मीन्स आप क्या कर सकते हो, उस ऐप में चले जाओगे। मीन्स जब आप उस लिंक पर जाओगे जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा जहाँ से आप अपने आप को रजिस्टर कर दोगे, ठीक है। सो यहाँ से आप अपने आप को रजिस्टर कर दोगे, जिसमें आपने अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, अपना पासवर्ड देना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड देने के बाद आपको एक यहाँ पे OTP पे आपने क्लिक कर देना है, जिससे आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसको यहाँ पे फिल करके, ठीक है। सो एग्री पर क्लिक करके आपने क्या कर देना है कि इसको रजिस्टर कर देना है। सो अगर मैं इस कोड की बात करूं तो जब आप उस लिंक पर ओपन करोगे तो अपने आप यहाँ पे वो कोड अपने आप आ जाएगा, ठीक है। सो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आपने उसी से मीन्स ओपन करना है, क्योंकि जो रिकमेंडेशन कोड है वो उसी लिंक से यहाँ पे मीन्स आएगा, ठीक है। सो उसके बाद रजिस्टर करने के बाद मीन्स आपने ऐप में चले जाना है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर कर रखा है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसका इंटरफेस है वो दिखा देता हूँ, ठीक। सो गाइस लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके से मीन्स आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या करना है, सो आपने यहाँ से क्या करना है, बिंगो से मीन्स अपने आप को यहाँ से कुछ कलर वगैरह आपने चूज़ करने हैं, और कलर वगैरह चूज़ करने के लिए मीन्स आपको कुछ इन्वेस्ट करना होगा। आप 10 रुपये 20 रुपये जो भी आपकी मीन्स इच्छा हो, जितनी भी, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपने जो कलर चूज़ किया है, चूज़ करने के बाद मीन्स अगर वही कलर आता है, जैसे यहाँ पे ग्रीन है, वॉयलेट है, रेड है ना, तो ज्वाइन कलर करने के बाद जो भी आप कलर ज्वाइन करते हो और वही कलर आता है तो उससे आपका डबल पैसा मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे खेल सकते हो। तो और इसकी मीन्स पूरी ऐप की डिटेल जो है उसका भी मीन्स एक वीडियो है, वो भी मैं लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। तो मीन्स उसका पूरा इस वीडियो का सॉरी इस ऐप का पूरा जो ब्यौरा है, डिटेल है, वो आप उस वीडियो के थ्रू देख सकते हो। और पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आपको दे रखी है कि आपने किससे एम्प्लॉयर से बात करनी है, तो कैसे इस ऐप पर वर्क करना है, ठीक है।
तो ये ऑनलाइन अर्न करने वाली ऐप है जिसमें आप कुछ पैसे लगा सकते हो और कुछ पैसे जोड़ सकते हो। तो मैंने तो अभी जस्ट इसको स्टार्ट किया, अभी इस पर वर्क करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो इस ऐप को, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उससे आप इस ऐप में भी ज़रूर ज्वाइन करें अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो। Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates. Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us.